हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 12th बोर्ड का चैप्टर नंबर 11 किरण प्रकाशिकी रे ऑप्टिक्स। किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत हम प्रकाशिक घटनाओं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, प्रकीर्णन आदि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो किरण प्रकाशिकी में सबसे पहले हम बात करते हैं किरण की। किरण वह सरल रेखीय पथ होता है जिस पर प्रकाश संचरित होता है या गमन करता है, किरण कहलाता है। ठीक है, किरण प्रकाश का सरल रेखीय पथ होता है। बेटा ये चीज समझने की है बच्चों, प्रकाश के सरल रेखीय पथ को ही हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ठीक है, अब किरण प्रकाश की, तो किरण प्रकाश की क्या होती है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाशिक घटनाओं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, प्रकीर्णन का अध्ययन किया जाता है, वो आपकी किरण प्रकाशिकी कहलाती है। ठीक, तो इस तरीके से किरण प्रकाशिकी हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, 2 टाइप्स में चैप्टर्स को सिलेबस में डिवाइड किया गया है किरण प्रकाशिकी को। पहला है आपका प्रकाशिक घटनाएं। इस पार्ट के अंतर्गत हम क्या करेंगे? प्रकाशिक घटनाएं, इनका अध्ययन करते हैं। और दूसरा पार्ट है प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र। अब प्रकाशिक घटनाओं में कौन कौन सी घटनाओं का अध्ययन करेंगे हम? परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण एवं प्रकीर्णन आदि का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, और प्रकाशिक यंत्र में हम क्या करेंगे? सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी का क्या करेंगे बेटा? अध्ययन करेंगे। ठीक है, ओके। तो किरण प्रकाशिकी को हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक प्रकाशिक घटनाओं, दूसरा है प्रकाशिक यंत्र। ठीक है बेटा, अब तो चलो बात करते हैं प्रकाशिक घटनाओं में। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रकाश के परावर्तन की। ठीक है, तो टॉपिक हो जाएगा हमारा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो मान लो हमारे पास ये एक पृष्ठ है। ठीक है, अब इस पर कोई प्रकाशिक किरण इस तरीके से आपतित होती है। ये आपतित किरण है, आपतित किरण, इंसिडेंट रे जिसको कहते हैं। ठीक, अब ये जो पृष्ठ है इसको हम कह सकते हैं परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। तो जब कोई प्रकाशिक किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह पृष्ठ से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई है। ठीक है बेटा, तो ये उसी माध्यम में लौटने की जो घटना है, आपतित किरण का पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना ही प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यदि हम प्रकाश के परावर्तन की अब डेफिनेशन यदि बोले तो किस तरीके से होगी कि जब कोई प्रकाशिक किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह पृष्ठ से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है,
तो ये आपतित किरण हो गई, ये हो जाएगी बेटा आपकी, ये हो जाएगी परावर्तित किरण, ये हो जाएगी परावर्तित किरण। ठीक है, और ये जो है ये कहलाएगा अभिलंब। तो ये है आपके प्रकाश का परावर्तन। एक बार फिर से सुन लीजिए ध्यान से कि जब कोई प्रकाशिक किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह पृष्ठ से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई है। ठीक है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब प्रकाश के परावर्तन में महत्वपूर्ण बात यह है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जितने कोण पर आपतित होती है उसको तो हम कहते हैं आपतन कोण। उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। ठीक, इंसिडेंट एंगल, इसको एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अभिलंब से ये जितने कोण पर परावर्तित होती है उसको कहते हैं अपन परावर्तन कोण, उसे कहेंगे परावर्तन कोण। कोण आर, इसको आर से रिप्रेजेंट करते, स्मॉल आर से। ठीक है बेटा, तो प्रकाश के परावर्तन की घटना में महत्वपूर्ण बात हमको जानने को यह मिलती है कि आपतित किरण जिस कोण पर आपतित होती है, प्रकाश से किरण जितने कोण पर आपतित होती है उसे तो कहते हैं हम आपतन कोण, और जितने कोण पर परावर्तित होती है किससे? अभिलंब के साथ, उसको कहेंगे परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब परावर्तन की घटना में और क्या क्या होता है? तो परावर्तन की घटना में हम बात करते हैं तो जैसे ही प्रकाशिक किरण पृष्ठ पर टकराती है तो इसकी तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश की तीव्रता में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो बदलती क्या है? प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता में क्या हो जाता है बेटा? परिवर्तन। तो ध्यान देने योग्य बात है, प्रकाश के परावर्तन की घटना में प्रकाश की तीव्रता में क्या होता है? परिवर्तन। और दूसरी बात यह है जबकि इसकी चाल पर और आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल व आवृत्ति एक समान रहती है, मतलब बदलती नहीं है, एक समान होती है। प्रकाश के परावर्तन की घटना में तीव्रता में परिवर्तन होता है प्रकाश के में, लेकिन प्रकाश की चाल और आवृत्ति कैसी रहती है? एक समान रहती है, अपरिवर्तित रहती है, बदलती नहीं है। प्रकाश की चाल की यदि हम बात करें तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है बच्चों, तो ये बात थी प्रकाश के परावर्तन के विषय में। ठीक, इंपॉर्टेंट बात, डेफिनेशन हमने पढ़ ली, उसके बाद हमने ये पढ़ लिया कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या है। प्रकाश परावर्तन की घटना में प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है, जबकि प्रकाश की चाल और आवृत्ति कैसी रहती है? अपरिवर्तित रहती है, अर्थात एक समान रहती है, बदलती नहीं है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं परावर्तन के नियम की, कि ये परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के कौन कौन से नियम हैं। ठीक, तो परावर्तन के नियम, टॉपिक हो जाता है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन का पहला नियम, पहला नियम यह है कि चित्र में से देखिए, समझिए, ये आपतित किरण है आपकी, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है और ये आपका परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे हो कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। तो पहला नियम यही है परावर्तन का कि परावर्तन की घटना में आपतित किरण कॉमा परावर्तित
किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम बेटा ये हो जाता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि यदि परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से हो रहा है तो ही आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर। यदि खुरदरे पृष्ठ से हो रहा है तो यह आवश्यक नहीं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे? एक समान होंगे। लेकिन समझने की दृष्टि से हम परावर्तन के नियम में दूसरा नियम यही होता है कि आपतन कोण I इज इक्वल टू होता है परावर्तन कोण R, परावर्तन कोण R, स्मॉल r। ठीक है, तो ये हमारे पास परावर्तन के दो नियम फाइंड होते हैं। एक, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये नियम आपको याद रखने हैं। ठीक, अब आगे यदि हम बात करें तो अभी अभी मैंने ये कहा था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे। ये बात डिपेंड करती है किस चीज पर? कि आपका परावर्तक पृष्ठ कैसा है। तो परावर्तक पृष्ठ की दृष्टि से देखा जाए तो परावर्तन दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक तो परावर्तन तब होना कब? जब पृष्ठ आपका चिकना है, स्मूथ है, और दूसरा परावर्तन वो है जब पृष्ठ आपका परावर्तक पृष्ठ जो है वो आपका कैसा है? खुरदरा है। ठीक है, तो इस आधार पर परावर्तन दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक, तो सब अब पढ़ेंगे हम परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के प्रकार की बात करें तो परावर्तक पृष्ठ के आधार पर, परावर्तक पृष्ठ के आधार पर परावर्तन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है बेटा नियमित परावर्तन, पहला होता है नियमित परावर्तन। ठीक, और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। पहला हो गया नियमित परावर्तन और दूसरा हो गया बच्चों विसरित परावर्तन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम नियमित परावर्तन की कि नियमित परावर्तन क्या होता है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि भाई परावर्तक पृष्ठ पर निर्भर करता है। तो यदि किसी चिकने पृष्ठ से परावर्तन हो रहा है तो वह परावर्तन आपका नियमित परावर्तन कहलाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी नियमित परावर्तन की? ये हो जाएगी कि किसी चिकने पृष्ठ से होने वाला परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो और दूसरा, तो नियमित परावर्तन कैसे? मान लो ये हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है, अर्थात हमारे पास क्या है? चिकना पृष्ठ है। तो चिकने पृष्ठ पर ये कोई किरण आपतित होती है और टकराने के पश्चात परावर्तित होकर ऐसे लौट जाती है उसी माध्यम में। दूसरी किरण ऐसे आपतित होती है, टकराने के पश्चात परावर्तित होकर के इस तरीके से लौट जाती है। ये आपका हो जाता है अभिलंब। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण। तो नियमित परावर्तन में हम ये देखते हैं कि परावर्तित किरण एक निश्चित दिशा में गमन करती है।
टकराने के पश्चात अर्थात परावर्तन के पश्चात वो क्या है, एक नियमित दिशा में संचरित होती है, गमन करती है। ऐसा नियमित परावर्तन में होता है। तो इस स्थिति में कोण आई और कोण आर अर्थात आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये था बच्चों आपका नियमित परावर्तन। अब आगे बात करें विसरित परावर्तन की। तो विसरित परावर्तन में किसी खुरदरे पृष्ठ से होने वाला परावर्तन क्या कहलाएगा, विसरित परावर्तन। तो विसरित का अर्थ होता है फैलना। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपतित किरण जब खुरदरे परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी तो टकराने के पश्चात वह किसी निश्चित दिशा में नहीं फैलती है, ठीक है, उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। जैसे मान लो ये हमारे पास एक कोई खुरदरा पृष्ठ है, तो इस पर किरण इस तरीके से आपतित हो गई, तो इसमें यह आवश्यक नहीं होता है कि ये एक निश्चित दिशा में ही जाएगी। ये इस तरीके से मान लो परावर्तित हो गई, उसके बाद मान लो इस तरीके से अगली किरण आपकी आपतित हो रही है, तो मान लो ये इस दिशा में क्या हो गई, परावर्तित हो गई, ठीक है। फिर मान लो कोई तीसरी किरण इस तरीके से हो रही है, तो वो मान लो इस तरीके से क्या हो गई, परावर्तित हो गई। तो विसरित परावर्तन में परावर्तित किरण की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। तो किसी खुरदरे पृष्ठ से होने वाला परावर्तन क्या कहलाएगा आपका, ये खुरदरा पृष्ठ है, रफ सरफेस खुरदरा पृष्ठ, और ये है आपका चिकना पृष्ठ, चिकना पृष्ठ, ठीक है। तो चिकने पृष्ठ से होने वाला परावर्तन तो हो गया नियमित परावर्तन, और खुरदरे पृष्ठ से होने वाला परावर्तन हो गया आपका विसरित परावर्तन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने परावर्तन के प्रकार के बारे में अध्ययन कर लिया। अब आकाश का नीला दिखाई देना ये प्रकाश के विसरित परावर्तन के कारण ही होता है, क्योंकि जैसे ही अब इसमें यदि हम बात करें चिकने पृष्ठ वाले अर्थात नियमित परावर्तन में बात करें, तो आपतित किरण जैसे ही इस परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है तो उस जगह को दीप्त कर देती है, तो दीप्त कर देती है तो ये पृष्ठ चमकीला हो जाता है, जबकि बाकी के साइड वाले पृष्ठ जो है वो कम चमकीले होते हैं, ठीक। लेकिन इसी के विपरीत विसरित परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश से किरण चारों तरफ फैल जाती है, तो चारों तरफ फैल जाती है तो पूरे पृष्ठ पर एक साथ क्या है, दीप्ति उत्पन्न होती है, अर्थात पूरा पृष्ठ एक साथ चमकता है। ओके, अब वायुमंडल में भी ऐसा ही है। सूर्य से आने वाली प्रकाशिक किरणें वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों, गैसों से यदि टकराती है तो वह प्रकाश को क्या कर देती है, विसरित कर देती है, फैला देती है, ठीक है बेटा। तो ये चीज समझने की थी परावर्तन के प्रकार में, जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब अगला टॉपिक है दर्पण। दर्पण, मिरर। मिरर, दर्पण सभी जानते हो दर्पण क्या होता है, जिसमें हम किसी वस्तु के प्रतिबिंब को देखते हैं, छाया प्रति को देखते हैं एक तरीके से, तो वो क्या कहलाता है, आपका दर्पण कहलाता है, ठीक है। अब दर्पण में आवश्यक ये है कि दर्पण हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। एक तो होता है बेटा समतल प्लेन मिरर और दूसरा होता है आपका स्पेरिकल मिरर, ठीक है। तो पहले बात करते हैं अपन प्लेन मिरर की, समतल दर्पण की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को समझते हैं। पहले तो प्रतिबिंब निर्माण, समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है भाई? समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण
समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण में क्या है कि पहले तो हम इसमें प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया में पार्श्व विस्थापन को या पार्श्व विचलन को समझते हैं। पार्श्व विस्थापन कह सकते हो या आप कह सकते हो बेटा पार्श्व विचलन। क्या होता है ये कि कोई भी हमारे पास घरों में जो उपयोग में होने वाला दर्पण है वो समतल दर्पण ही होता है। ठीक है, तो पार्श्व विस्थापन या पार्श्व विचलन क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, मतलब समतल दर्पण है ये। अब इसके सामने कोई आपने वस्तु रखी हुई है, जैसे मान लो आपने ये एक वस्तु है ये रखी हुई है, तो पार्श्व विस्थापन में क्या होता है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया में पार्श्व विस्थापन की यदि हम बात करते हैं तो पार्श्व विस्थापन में क्या है कि प्रतिबिंब आकार में और आकृति में बराबर होता है, परंतु उसकी आकृति में एक प्रतिवर्ती परिवर्तन होना आवश्यक होता है। कैसे? प्रतिवर्ती परिवर्तन को ही हम पार्श्व विस्थापन या पार्श्व विचलन कहते हैं। कैसे कहते हैं कि जैसे ये मान लो ये हमारे पास दर्पण हो गया, ये समतल दर्पण है, आप इसको लिख सकते हो समतल दर्पण, और ये एक वस्तु है, तो हमको क्या है ये दर्पण में इस तरीके की दिखाई देती है, इस तरीके की। तो ये जो कंडीशन, ये आपकी वस्तु ऐसी थी, वस्तु को बिंब कहते हैं, बनने वाली दर्पण के अंदर जो आकृति है उसको कहते हैं प्रतिबिंब। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये P है, तो दर्पण में हमको P कैसा दिखाई देता है, प्रतिवर्ती दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है, परंतु ये आकार में कैसा होता है, बराबर। आकार में कैसा होता है, बराबर होता है। तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया में पहला पॉइंट हमको देखने पर क्या प्राप्त होता है कि जो बिंब है उसका पार्श्व विस्थापन हो जाता है। पार्श्व विस्थापन मतलब उसकी आकृति में एक प्रतिवर्ती परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं, समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया में दूसरी बात आती है बेटा, वो आती है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। कैसे होती है कि जितनी दूरी पर दर्पण से बिंब अर्थात वस्तु रखी हुई होती है, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। जैसे हम वस्तु को दर्पण के निकट ले आएंगे, जैसे मान लो ये आपका समतल दर्पण है, यहां आपने वस्तु रखी हुई है, तो इतनी ही दूरी पर, जैसे ये वस्तु रखी हुई है तो इतनी ही दूरी पर आपको इसका प्रतिबिंब दिखाई देता है दर्पण में। और जैसे जैसे आप इसको दूर ले जाते हो ऐसे ऐसे प्रतिबिंब भी क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। प्रतिबिंब भी कैसे होता है, दूर दिखाई देता है। तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया में प्रतिबिंब की स्थिति की यदि बात करते हैं तो प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से उतनी होती है जितनी की बिंब की दर्पण से है। बिंब माने वस्तु की दर्पण से है। ठीक है बेटा, तो प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया में सेकंड पॉइंट ये आता है। अगली यदि हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तो वो होती है बेटा आपकी प्रतिबिंब कैसा होता है। प्रतिबिंब होता कैसा है, अर्थात होता कैसा है से तात्पर्य वास्तविक होता है या फिर आभासी होता है, कैसा होता है। तो हमेशा याद रखना बेटा, हमेशा याद रखना कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो सदैव आभासी होता है, अर्थात इसको हम किसी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। कैसा होता है, प्रतिबिंब आभासी होता है। तो इस तरीके से समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया के हमने 3 महत्वपूर्ण पॉइंटों को पढ़ा। पहला पार्श्व विस्थापन या पार्श्व विचलन, दूसरा जो पढ़ा वो प्रतिबिंब की स्थिति को पढ़ा हमने, ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट है उसको पढ़ा हमने प्रतिबिंब की प्रकृति। एक तरीके से आप इसको कह सकते हो प्रतिबिंब की प्रकृति, मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा या आभासी होगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी रहती है, इसमें आभासी रहती है, मतलब हम समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
चलो आगे बात करते हैं अब इसी समतल दर्पण से रिलेटेड। जैसे मान लो प्रश्न ये उठता है कि एक समतल दर्पण ऐसे है और दूसरा समतल दर्पण ऐसे है। ये आपका एक समतल दर्पण हो गया और ये दूसरा समतल दर्पण। अब ये दोनों ही एक दूसरे से किसी कोण थीटा पर झुके हुए हैं, ठीक। और यहां पर रखी है कोई वस्तु, यहां पर क्या रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है। मान लो ये इस तरीके से ये दो दर्पण है जो किसी कोण थीटा पर झुके हुए हैं, समतल दर्पण है, और ये है आपकी वस्तु। तो प्रश्न ये उठता है कि इन दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब कितने प्रतिबिंब बनेंगे, अर्थात प्रतिबिंबों की संख्या की बात होती है, प्रतिबिंबों की संख्या। यदि हम ये मान लेते हैं कि किसी ये थीटा कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या n है, तो वो n कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा n कैलकुलेट की जाएगी आपकी n बराबर होता है 360 बटे थीटा, जहां थीटा दोनों समतल दर्पणों के मध्य बनने वाला कोण है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे हो गया, क्वेश्चन किस तरीके से बना कि प्रश्न ये है कि दो समतल दर्पण है जो एक दूसरे से थीटा कोण पर रखे हुए हैं। तो बताइए किसी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कैसे कि यदि n प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालेंगे, n बराबर 360 बटे थीटा, 360 डिग्री बटे थीटा बराबर, यदि हमको समपूर्णांक प्राप्त होता है बेटा सम संख्या में, ठीक है, 360 में वो जितने कोण पर झुके हुए हैं दोनों दर्पण समतल दर्पण, उनका यदि हम उस कोण का यदि हम भाग दें, तब यदि हमको समपूर्णांक प्राप्त हुआ है तो प्रतिबिंबों की संख्या स्मॉल n बराबर ये हो जाएगी 360 बटे थीटा माइनस क्या कर दोगे, 1 कर दोगे, ठीक है। जैसे मान लो ये 80 डिग्री या 90 डिग्री कोण पर 90 डिग्री थीटा इज इक्वल टू ये दोनों समतल दर्पण हैं और ये दोनों कैसे एक दूसरे से थीटा कोण पर रखे हुए हैं, और पूछ लिया ये कोई वस्तु है और आपसे पूछ लिया कि बताइए इस वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो आप सबसे पहले तो क्या है 360 में कितने पर झुके हुए हैं, ये थीटा इज इक्वल टू आपका मान लो 90 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है, तो 90 का भाग दो, ठीक है। तो 0 से इधर 0 और ये हो गया 4 बार, 9 से 36 कितने बार डिवाइड हो गया, 4 बार हो गया। तो कैसा पूर्णांक मिला है आपको, संपूर्णांक प्राप्त हुआ है, ठीक। तो ऐसे हम देख लेंगे कि संपूर्णांक मिल रहा है तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी, प्रतिबिंबों की संख्या स्मॉल n इज इक्वल टू 360 बटे थीटा का मान 90 माइनस 1, मतलब स्मॉल n बराबर 4 माइनस 1 बराबर कितना 3 हो जाएगी। तो बनने वाले प्रतिबिंब कितने होंगे, 3 होंगे। तो इस तरीके से आप दो झुके हुए किसी कोण पर झुके हुए समतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण या प्रतिबिंबों की संख्या हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट। लेकिन ये कंडीशन तब है जब आप क्या है 360 बटे थीटा करने पर हमको कैसा क्या प्राप्त हो रहा है, संपूर्णांक, ठीक है। अगली यदि बात करें, आप यदि ये कहो, प्रश्न उठता है कि सर ये तो संपूर्णांक की स्थिति बता दी आपने, यदि विषम पूर्णांक हो, यदि थीटा 360 बटे थीटा हमको यदि कैसा प्राप्त हो रहा है, विषम पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, ठीक। तो विषम पूर्णांक प्राप्त हो रहा है तो प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी, प्रतिबिंबों की क्या होगी संख्या, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रतिबिंबों की संख्या स्मॉल n बराबर तब इस ये की यही हो जाएगी 360 बटे थीटा ही आ जाएगा, ठीक है। तो विषम पूर्णांक हो 360 बटे थीटा में यदि हमको विषम पूर्णांक प्राप्त हो रहा है तब तो हम क्या करेंगे, n बराबर 360 बटे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ओनली वन, ठीक। तो इस तरीके से आप इस चीज को क्या रखोगे, याद रखोगे। लेकिन अब इसमें भी कंडीशन है विषम पूर्णांक में भी कि यदि विषम पूर्णांक प्राप्त हो रहा है तो इसकी भी दो संभावनाएं, जिनमें से एक मैंने आपको ये बता दी, एक संभावना मैंने आपको ये बता दी, ये है सममित की, किसकी, सममित की, कि यदि वस्तु सममित है, वस्तु सममित है। चलो एक बार और इसको कुछ इस तरीके से देख लो आप कि यदि दो इस तरीके से चित्र बना करके समझा देते हैं कि ये दो समतल दर्पण हैं और ये एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हुए हैं और यहां कोई वस्तु स्थित है,
ठीक है। तो प्रश्न ये है कि प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो संपूर्णांक होने की स्थिति तो हमने ज्ञात कर ली। अब यदि ये हो जाए कि 360 बटे थीटा बराबर हमारे पास क्या मिले, मान लो विषम पूर्णांक प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? विषम पूर्णांक। तो इसकी बेटा दो कंडीशन संभव है। ये डिपेंड करेगा वस्तु पर कि वस्तु यदि सममित है, वस्तु यदि आपकी कैसी है, सममित है, ठीक है, तब तो आपको स्मॉल n अर्थात प्रतिबिंबों की संख्या उसी से कैलकुलेट करोगे आप। 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1 से दी जाएगी। लेकिन यदि वस्तु असममित है, वस्तु असममित अनसिमेट्रिकल है, ठीक, तो तब आप प्रतिबिंब निर्माण की संख्या n बराबर आप वो निकालोगे 360 डिवाइडेड बाय थीटा से। तो इस तरीके से हमने समतल दर्पण, जब दो समतल दर्पण किसी कोण थीटा पर यदि वो झुके हुए हैं, ठीक, तब किसी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं उसकी हमने कंडीशन पढ़ी। तो हम सबसे पहले एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि यदि दोनों थीटा कोण पर रखे हुए हैं दोनों समतल दर्पण, तब यदि 360 बटे थीटा संपूर्णांक है, क्या है, संपूर्णांक, तब तो हम क्या करते हैं, n बराबर ये कैलकुलेट हो जाता है प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटे थीटा माइनस 1 से। और यदि 360 बटे थीटा विषम पूर्णांक प्राप्त होता है तो इसकी दो स्थितियां हैं, वस्तु सममित है, वस्तु असममित है। सममित होने की कंडीशन में प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1 से कैलकुलेट की जाएगी, और यदि वस्तु असममित है तो n बराबर 360 बटे थीटा से कैलकुलेट करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि क्या सर क्वेश्चन में, प्रश्न में वो ऐसे देगा कि वस्तु सममित है या वस्तु असममित है। तो यदि उसने दे दिया वस्तु असममित है तब तो आपको ये यूज करना है। लेकिन यदि कुछ भी नहीं दी, न तो वो ये कहे कि वस्तु सममित है और न ये कहे कि वस्तु असममित है, तब आपको हमेशा वस्तु को सममित मानकर ही आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो ये चीज आप विशेष तौर पर ध्यान रखोगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। प्रश्न अगला ये भी उठ सकता है कि ये तो मान लो सर आपने बताया कि ये दो समतल दर्पण जो हैं वो किसी कोण थीटा पर झुके हुए हैं, लेकिन यदि दोनों ही समतल दर्पण एक दूसरे के पैरेलल हो, एक दूसरे के कैसे हो, पैरेलल मतलब समांतर हो, और वस्तु यहां रखी हुई है, ये वस्तु है, तो अब बताइए सर कि प्रतिबिंब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो बेटा इस स्थिति में n बराबर बनेंगे इन्फिनिटी, अनंत बनते हैं। तो जब दो समतल दर्पण परस्पर समांतर रखे हुए होते हैं तब n बराबर इन्फिनिटी अर्थात प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है आपकी, अनंत बनते हैं। प्रतिबिंब कितने बनते हैं, अनंत बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को समझा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियमों को समझेंगे, दर्पण सूत्र समझेंगे, और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य हम क्या पढ़ेंगे, संबंध को पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप अच्छे